हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले 2 दिनों से राजस्थान जीके की क्लास नहीं आ रही थी। इसका रीज़न में मैंने आपको बता दिया था। तबीयत खराब होने की वजह से मैंने क्लासें नहीं डाली थी साथियों। तो आज से वापस रेगुलर आपको 3 क्लासें रेगुलर मिलेगी साथियों। रोजाना आपको 3 क्लासें यहाँ पर निःशुल्क मिलने वाली है। ठीक है। टॉपिक है आज का हमारा मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2023 में जो आपके जनवरी में है उसके लिए साथियों। लेवल 1 के लिए भी समान रूप से उपयोगी और लेवल 2 के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो पूरा टॉपिक है आपके मृदा एवं मृदा संरक्षण से संबंधित, इसको हम इस एकमात्र वीडियो में ही क्लियर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है साथियों। तो पूरा टॉपिक फुल डिटेल से यहाँ पर है, देखिएगा। रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखेंगे साथियों, हमारा टॉपिक क्या है, मृदा एवं मृदा संरक्षण। मतलब ये जो टॉपिक है ये मिट्टियों से संबंधित है। नाम से पता चलता है मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी से लिया जाता है। तो मिट्टियों से संबंधित है कि राजस्थान में कौन से प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, मिट्टियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो ये चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर मृदा संरक्षण की किस प्रकार से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से मृदा संरक्षण के लिए हमें कठिनाइयां आ सकती है, किस प्रकार से मृदा प्रदूषित हो रही है। तो ये सारी चीजें हम इसके माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें मृदा की, तो मृदा का निर्माण खनिज पदार्थ, जल, वायु और जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थों से मिलकर होता है साथियों। आप सभी को पता है कि अगर मृदा नहीं रहेगी तो कोई भी फसलें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के बिना फसलें संभव नहीं है। तो इसी वजह से साथियों एक तरह से जीवनदायिनी आप मृदा को कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मृदा के प्रकार, टॉपिक क्या है हमारा, नॉर्मली मृदा के प्रकार की कौन कौन सी मृदा मतलब मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है उसको देखने वाले हैं साथियों। तो मृदा के प्रकारों में पहला प्रकार पढ़ेंगे हम मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी साथियों, मरुस्थलीय। नाम से पता चल रहा है कि भाई जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये आपके किस क्षेत्र में पाई जाएगी साथियों, मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाएगी। कौन से क्षेत्र में, मरुस्थल वाला आपका जो क्षेत्र है साथियों, इस क्षेत्र में आपके कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी। देखो, मरुस्थलीय मिट्टी के जो अन्य नाम है, अन्य नाम मतलब उपनाम भी आप इसको कह सकते हो। तो इसको रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है इसको। और इसको बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी की बात की जा रही है, मरुस्थलीय मिट्टी की। साथियों मरुस्थलीय मिट्टी को सिर्फ एग्जाम में यूनिक भाई मरुस्थलीय मिट्टी आए, उसकी जगह रेतीली मिट्टी भी आ सकता है या बलुई मिट्टी भी आ सकता है साथियों। निर्माण की बात करें कि जो आपके मरुस्थलीय मिट्टी है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है 33 सागर के अवशेष से। 33 सागर नहीं, 33 सागर से नहीं, 33 सागर के अवशेष से मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से बात करें कौन कौन से स्थानों पर आपके मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जो विस्तार है समस्त मरुस्थलीय प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि सभी को पता है भौतिक विभाजन में हमने मरुस्थलीय प्रदेश को लगभग 60% भाग में बांटा था साथियों, मतलब 60% और भी ज्यादा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो जालोर जिला है, जालोर के बाद में बाड़मेर जिला है, जोधपुर जिला है, आपके जैसलमेर जिला है, आपके बीकानेर जिला है, आपके जो चूरू जिला है, आपके जो झुंझुनू जिला है, नागौर जिला है साथियों आपके। फिर और भी ये मतलब समस्त ये जो जिले हैं इनमें आपके कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों, मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। ये जो समस्त मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जिसको रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। जल को धारण करने की क्षमता मरुस्थलीय मिट्टी में कम पाई जाती है, ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि आपके जो काली मिट्टी है इन मिट्टियों में तो ज्यादा धारण करने की क्षमता है, लेकिन जो आपके मरुस्थलीय मिट्टी है साथियों इसमें रेत मिक्स होती है। रेतीली मिट्टी इसी तो वजह से तो कहते हैं इसको। तो इसमें जल धारण की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। इसमें
जो उपजाऊ तत्व है, उत्पादक जो तत्व होते हैं साथियों, उपजाऊ तत्व जिनको आप कह सकते हो, इनकी मात्रा कम और लवणता अधिक पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर फसलें भी कमजोर होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें कौन सी मिट्टी की तुलना में, काली या लाल काली मिट्टी की तुलना में फसलें भी कमजोर होती है। और लवणता, लवणता मतलब खारेपन की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें आपको खारे पानी की झीलें अधिक देखने को मिलेंगी साथियों। तो खारे पानी की झीलें अधिक देखने को मिलेंगी, तो मिट्टी भी वहाँ पर उसमें क्या है साथियों, लवणता की मतलब खारेपन की जो है वो अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो यह मृदा, अभी कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं हम, मरुस्थलीय मिट्टी की। तो यह मृदा पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है, मतलब हवाओं के माध्यम से मरुस्थलीय मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाती रहती है। इस कारण भी उनमें उपजाऊ क्षमता, जितनी उपजाऊ क्षमता होती है उससे भी कम उसमें उपजाऊ क्षमता हो जाती है साथियों। जैसे किसी स्थान पर अगर अच्छी उपजाऊ क्षमता है, नॉर्मली है, ठीक है, ज़्यादा तो होती ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल भी उपजाऊ क्षमता है और वो उड़ के दूसरे स्थान पे चली गई, तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता वाली ऊपरी जो परत थी वो तो खिसक के दूसरी जगह चल गई, तो इस वजह से भी उनकी उपजाऊ क्षमता घट जाती है। सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी, आपने देखा होगा कि जो आपके रेतीली मिट्टी होती है साथियों, इसमें मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी भी कौन सी, आपके मरुस्थलीय मिट्टी ही सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी है। आगे बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपके मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है साथियों। तो ये सारी चीजें किसके बारे में हमने पढ़ी है, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा है। तो क्लियर है सभी के ये सारी चीजें, क्या क्या पढ़ा हमने मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, कि अन्य नाम या उपनाम पढ़े, रेतीली मिट्टी और बलुई मिट्टी। निर्माण किससे हुआ है, 33 सागर के अवशेष से हुआ है साथियों। मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय प्रदेश में, जो मरुस्थल वाले जिले हैं, समस्त जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। विशेष बातें इसकी क्या है कि जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है, उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है, और कौन से तत्व की मात्रा अधिक है, लवणता की मात्रा अधिक है साथियों। मृदा पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है, मतलब हवाओं के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है। सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी है, और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार भी आपके मरुस्थलीय मिट्टी का ही है। क्लियर है सभी के, कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे प्रकार की मिट्टी के, तो दूसरी मिट्टी है आपके लाल पीली मिट्टी। देखो नाम क्या है, लाल पीली मिट्टी, मतलब रंग कैसा रहेगा इसका, लाल और पीला मिक्सिंग रहेगा साथियों। लोह अंश के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, लाल व पीला हो जाता है। मतलब लाल पीली मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोह तत्व ज्यादा पाया जाता है साथियों। इस प्रकार की जो मिट्टी है आपके माधोपुर में, सवाई माधोपुर की बात की जा रही है साथियों। किसकी बात की जा रही है, सवाई माधोपुर की बात की जा रही है, राजसमंद की बात की जा रही है, उदयपुर की बात की जा रही है, फिर भीलवाड़ा की बात की जा रही है। तो इन 4 जिलों में मुख्य रूप से, इन पूरे जिलों में नहीं पाई जाएगी, कहीं पर पश्चिमी जैसे पश्चिमी माधोपुर, पश्चिमी सिरोही, इस प्रकार ये जो जिले हैं 4 जिले साथियों, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये 4-5 जिलों में मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, देखो दक्षिण की तरफ है ये, पूर्ण रूप से तो नहीं, बट ये दक्षिण की तरफ जिले आ जाते हैं। विशेष रूप से क्या है लाल पीली मिट्टी में, कि इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। जो आपके लाल पीली मिट्टी है साथियों, इसमें चूना व नाइट्रोजन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। और ये जो मिट्टी है मूंगफली और कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। कौन सी खेती के लिए, मूंगफली की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए आपके जो लाल पीली मिट्टी है इसको उपयुक्त माना जाता है साथियों। किन किन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है, माधोपुर में, राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में। इन 4-5 जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है साथियों। क्लियर है सभी के ये भी। चलिए तीसरे प्रकार की मिट्टी को देखते हैं। तो तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो है लेटेराइड मृदा। कौन सी मृदा साथियों, लेटेराइड मृदा है, जो कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। लेटेराइड मृदा का निर्माण किससे हुआ है, कायांतरित चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है साथियों। और लेटेराइड मृदा मक्का, चावल व गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जहां पर लेटेराइड मृदा की मात्रा है उस स्थान पर हमें मक्का की खेती करना चाहिए,
चावल की खेती करना चाहिए और गन्ने की खेती करना चाहिए, क्योंकि लेटेराइट मृदा को इनके लिए क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है लेटेराइट? कायांत्रित चट्टानों से निर्मित है साथियों। मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। डूंगरपुर, उदयपुर व दक्षिणी राजसमंद में, दक्षिणी राजस्थान जिसको आप कह सकते हो, माही बेसिन जिसके अंतर्गत आ जाता है, यहाँ पर आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी साथियों? लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगी। हमने जो लाल पीली मिट्टी देखी थी वो पूर्ण रूप से दक्षिण में नहीं थी, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जो लेटेराइट मृदा है साथियों, लेटेराइट मृदा मतलब लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, पूर्ण रूप से कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कौन कौन से जिले आ रहे हैं साथियों इसमें? तो इसमें आपके एक तो आ रहा है डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर के बाद में आपके उदयपुर जिला, उदयपुर के बाद में दक्षिणी राजसमंद जिला। साथियों इन 3 जिलों में मुख्य रूप से लेटेराइट मृदा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लाल मृदा भी कह सकते हैं, लाल मिट्टी भी कह सकते हैं, ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कौन सी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? मक्का, चावल और गन्ने की खेती साथियों। और किससे निर्माण हुआ है इसका? कायांत्रित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। चलिए चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर की जो मिट्टी है वो है आपके काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिएगा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में, जैसे बारां जिला, कोटा जिला, बूंदी जिला, झालावाड़ जिला, मतलब ये आपके जो हाड़ौती वाला क्षेत्र हमने पढ़ा था भौतिक विभाजन में। वे देखो, हमने जो पहले चीजें पढ़ी है वो अब भी काम आ रही है आपके। अगर आपने पहले रेगुलर क्लास से ली होगी तो सारी चीजें मैंने बता रखी है। बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है साथियों। ये कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ये यहाँ तक जाता है, ठीक है। इन 4 जिलों में, दक्षिणी पूर्वी जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है साथियों, इन 4 जिलों में मुख्य रूप से काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है। देखो क्या विशेषता है इसकी? तो नमी धारण या जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक जल ग्रहण कौन सी मिट्टी करती है? काली मिट्टी करती है साथियों। देखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब हमने मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी थी, कौन सी मिट्टी पढ़ी थी साथियों? मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी थी। तो मरुस्थलीय मिट्टी में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जल धारण की सबसे कम क्षमता होती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है ना ये, कि जल धारण की सबसे कम क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? तो क्या आंसर रहेगा? मरुस्थलीय मिट्टी में। लेकिन अगर प्रश्न आया कि जल ग्रहण या नमी धारण की क्षमता सर्वाधिक किस में होती है, तो आंसर रहेगा आपके काली मिट्टी में। काली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भागों में, जैसे बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती का पठार आप याद रख सकते हो। आगे बात करें तो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है साथियों, कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। देखा होगा कि जो मरुस्थलीय इलाका होता है, मरुस्थलीय इलाके में आपने सिंचाई की साथियों, क्या किया आपने? कोई भी फसल बो रखी है उसमें सिंचाई की, तो सिंचाई करने के कुछ घंटों बाद ही उसमें नमी गायब हो जाती है। क्या गायब हो जाती है? नमी गायब हो जाती है, वापिस सूखे जैसी स्थिति उसमें हो जाती है, क्योंकि जल को रोक नहीं पाती है वो मिट्टी। लेकिन आपके जो काली मिट्टी जो हाड़ौती के पठार में है, आपने एक बार सिंचाई कर दी तो 4-5 दिन तक उसमें बिल्कुल नमी बनी रहेगी साथियों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमी धारण या जल ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? काली मिट्टी में होती है। ज्यादा दिन तक नमी रहेगी फसल में तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। इस मिट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें बोए तो फायदा ज्यादा मिलेगा? इसमें आप गन्ना बो सकते हो, धनिया बो सकते हो, चावल की खेती कर सकते हो, सोयाबीन की खेती कर सकते हो, कपास की खेती कर सकते हो, और नकदी फसलें। नकदी फसलें मतलब जिनका उपयोग खाद्यान्न के लिए नहीं किया जाता। अभी फसलों वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें ये सारी चीजें खैर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन नकदी फसलों का मतलब क्या है? कि वह फसलें जो सीधे काट कर के मार्केट में बेचकर पैसे प्राप्त जिन फसलों से हम कर लेते हैं, तो उनको ही क्या कहा जाता है? नकदी फसलें कहा जाता है साथियों। इन सभी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है साथियों। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर, भाई काली मिट्टी नाम आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विकल्प में आ गया रेगुर मिट्टी तो क्या करोगे? तो भैया रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। लावा मिट्टी भी इसको कहा जाता है, ज्वालामुखी मिट्टी भी इसको कहा जाता है, और इसको कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मिट्टी की बात की अभी हमने?
काली मिट्टी की बात की साथियों, काली मिट्टी के अन्य नाम याद रखना है, रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी और कपासिया मिट्टी। देखो मैं आपको बता दूं, नोट्स बना रहे हो तो सही तरीके से नोट्स बनाना, और ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि मैं कोर्स अधूरा छोड़ दूंगा साथियों। इस बात को तो दिमाग में लाना ही मत। आपको लगा होगा कि सर ने 2 दिन क्लासें बंद रख दी तो ऐसे तो कैसे कोर्स पूरा होगा। बट देखो तबीयत अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग 95% सही सुधार हो चुका है, तो ऐसी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं थी। इसी वजह से ये वीडियो बनाया गया है साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है, मात्र 2 दिन के लिए ही क्लास ऑफ हुई थी आपकी। तो और जब भी कोई विशेष कारण या विशेष परिस्थिति आ जाती है तो मैं टेलीग्राम पर सूचित भी करता हूँ आपको कि भाई ऐसे ऐसे कारण से क्लास नहीं आ पाई है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा इस चीज़ के लिए। तो आप आगे बात करेंगे, 5वें नंबर पे है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी साथियों? जलोढ़ मिट्टी, जिसको मध्यम काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भाई काली मिट्टी तो पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे? मध्यम काली मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इसके उपनाम क्या है? दोमट मिट्टी भी इसको कहा जाता है, कछारी मिट्टी इसको कहा जाता है, और डेल्टाई मिट्टी भी इसको कहते हैं। तो देखो डेल्टाई मतलब डेल्टा के द्वारा इसका निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी जल के साथ बहकर आने वाली मिट्टी है ये, और रंग कैसा होता है? मध्यम काला इसका रंग होता है, इसी वजह से इसको मध्यम काली मिट्टी कहा जाता है। देखिए नदियों से निर्मित मिट्टियां हैं साथियों, ये कौन सी? नदियों से निर्मित मिट्टियां हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। तो विशेष तौर पे पॉइंट है ये कि राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी आपके राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है साथियों। और देखिएगा यहाँ पर इसको जलोढ़ मिट्टी के साथ मध्यम काली मिट्टी भी कहा जाता है। ऊपर ही मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी थी साथियों। इसमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता तो वैसे काली मिट्टी में भी पाई जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उपजाऊ इस मिट्टी को कहा जाता है। किसको? जलोढ़ मिट्टी को साथियों। आगे बात करें तो जलोढ़ मिट्टी के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है, एक तो बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। ठीक है, बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है और ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है साथियों, जबकि खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है और ये नवीन जलोढ़ कहलाती है। तो खादर तो नवीन जलोढ़ और बांगर प्राचीन जलोढ़ साथियों। प्राचीन है, पुरानी है तो कम उपजाऊ है, और नई चीज है तो ज़्यादा उपजाऊ रहेगी। तो ये दोनों ही प्रकार किसके हैं साथियों? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, बांगर और खादर। बांगर प्राचीन होती है और कम उपजाऊ है। खादर नई, नई का मतलब इस जो नदियों के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, अब वहाँ पर नदी उसके ऊपर से निकल गई तो उसमें जो मिट्टी बह के आई तो वो नवीन जलोढ़ कहलाएगी, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही होती है साथियों। तो ये आपके 5वें नंबर पे कौन सी मिट्टी पड़ी हमने? जलोढ़ मिट्टी पड़ी, जिसको मध्यम काली मिट्टी भी कहते हैं। अन्य नाम क्या क्या है? दोमट मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, डेल्टाई मिट्टी है। किससे निर्माण होता है? नदियों से निर्माण होता है। नदियां बहकर आती है और मिट्टी छोड़कर चली जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ राजस्थान की मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है, जिसको मध्यम काली भी कहते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार है, एक तो नवीन जलोढ़ साथियों जिसको खादर कहा जाता है, और एक प्राचीन जलोढ़ साथियों जिसको बांगर कहा जाता है। जो पुरानी है वो कम उपजाऊ है और जो नई है वो ज्यादा उपजाऊ है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर पे आता है आपके लवणीय या क्षारीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लवणीय या क्षारीय मिट्टी। इसको नमकीन मिट्टी भी कहा जाता है। भाई लवण की अधिकता है तो नमकीन भी हो सकता है। क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, बंजर मिट्टी भी कहते हैं, चौपन मिट्टी भी कहते हैं, रेह मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो इतने सारे नाम कौन सी मिट्टी के हैं? लवणीय मिट्टी के हैं साथियों। इसका निर्माण अत्यधिक सिंचाई व नहरी क्षेत्र से होता है। किससे होता है? अत्यधिक सिंचाई व नहरी क्षेत्र से लवणीय या क्षारीय मिट्टी का निर्माण होता है। खारे पानी की झीलों के आसपास क्षेत्र में आपको लवणीय या क्षारीय मिट्टी देखने को मिल जाएगी साथियों, और यह मिट्टी पूर्ण रूप से अनुपजाऊ होती है। तो देखो यहाँ पर भले ही सबसे कम जल धारण की क्षमता मरुस्थलीय मिट्टी में है, लेकिन सबसे कम उपजाऊ मिट्टी साथियों
या पूर्णतः अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लवणीय या क्षारीय या नमकीन मिट्टी, जिसको बंजर मिट्टी मतलब इसमें कुछ पैदा ही नहीं होता है, और चोपर मिट्टी और रेह मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस कारण से इसका निर्माण होता है? या तो बहुत ज्यादा सिंचाई आप करते हो खेतों में, या नहरी क्षेत्र के आसपास के जो खेत होते हैं, क्योंकि नहर निकल रही है तो पानी का रिसाव होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, उस कारण से भी आपके लवणीय या क्षारीय मिट्टी बन जाती है साथियों। और ज्यादातर कहाँ पर मिलेगी आपको? खारे पानी की झीलों के आसपास ये मिट्टी, लवणीय मिट्टी देखने को मिलेगी। पूर्ण रूप से अनुपजाऊ है साथियों, इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में यह समस्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ही तो खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन पूरे पश्चिमी राजस्थान में नहीं। जो खारे पानी की झीलों के आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ ये प्रॉब्लम पाई जाती है। लवणीय भूमि को सुधार करने के उपाय, कि आप जो लवणीय भूमि है, जो पूर्ण रूप से अनुपजाऊ भूमि है, सबसे मुख्य उपाय है जिप्सम का प्रयोग करना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है अलग अलग एग्जाम में, और आपके भी इस पूरे टॉपिक में से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, कि लवणीय भूमि को सुधारने का उपाय। लवणीय मतलब क्षारीय भूमि को, खारेपन वाली जो भूमि होती है साथियों, इसको सुधारने का सबसे मुख्य उपाय कौन सा है? तो अगर विकल्प में जिप्सम दे रखा है, मैं 5 स्टार दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, 5 स्टार इस टॉपिक से। तो साथियों देखिएगा, जिप्सम ही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। वैसे और भी अन्य उपाय है, तो देखो यहाँ पर और अन्य क्या क्या उपाय है। गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर खाद मतलब जो गाय भैंस का जो गोबर होता है, जब वो पूर्ण रूप से पक जाता है तो उसका प्रयोग हमें लवणीय भूमि में करना चाहिए। जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, अमोनियम का प्रयोग करना चाहिए, चूने का प्रयोग करना चाहिए, कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए, सल्फेट रसायन का प्रयोग करना चाहिए, प्लस फव्वारा या ड्रिप सिंचाई हमें उस मिट्टी में करना चाहिए, ताकि ज़्यादा पानी की सिंचाई करने से ही तो वो भूमि आपके बंजर भूमि बनी है साथियों, लवणीय भूमि बनी है। तो फिर ड्रिप सिंचाई या फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए, ताकि पानी की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा न हो। विशेष मैंने बिल्कुल स्टार करके लिखा है, जिप्सम लवणता या क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है साथियों। जिप्सम क्या है? जिप्सम लवणता या क्षारीयता, भाई इसको लवणीय या क्षारीय मिट्टी कहते हैं ना, तो लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल कौन सा है? जिप्सम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इसको विशेष रूप से जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करें तो राजस्थान में नवीन या आधुनिक या वैज्ञानिक वर्गीकरण मिट्टियों का किस प्रकार से किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो 6 प्रकार से तो हमने वर्गीकरण देख ही लिया, नॉर्मल तरीके से हो, लेकिन यहाँ पर ये राजस्थान में नवीन प्रकार से वर्गीकरण या आधुनिक आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों या मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया गया है साथियों। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं उसको भी देखते हैं। पहला है आपके एंटीसोल्स मृदा, जो पश्चिमी राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा का प्रकार एंटीसोल्स ही है साथियों। देखो पश्चिमी राजस्थान में मतलब वही मरुस्थलीय मिट्टी की बात की जा रही है। कौन सी मिट्टी की बात की जा रही है? मरुस्थलीय मिट्टी की बात की जा रही है। सबसे प्रमुख है, सबसे अधिक मात्रा में है, और कहाँ पर है? एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान में है। दूसरा जो प्रकार है वो है अल्फीसोल्स मृदा साथियों। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को ही अल्फीसोल्स मृदा कहा जाता है। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टी है साथियों। सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तो हमने पढ़ा था, किससे निर्माण होता है इसका? नदियों से निर्माण होता है। भाई चीजें तो वही दे रखी है, लेकिन वर्गीकरण अलग प्रकार से कर दिया। तो अल्फीसोल्स मृदा नदियों से निर्मित मृदा है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र को ही अल्फीसोल्स कहा जाता है, और बिल्कुल सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी है ये। तीसरे नंबर पे है आपके वर्टिसोल्स मृदा, जो कि काली मिट्टी है साथियों। हमने काली मिट्टी को कहाँ पढ़ा था? हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पढ़ा था। तो उसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं वर्टिसोल्स मृदा। किस नाम से जाना जाता है? वर्टिसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्टिसोल्स मृदा या काली मिट्टी जो हाड़ौती क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है साथियों, इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। चौथे नंबर पे है आपके एरिडीसोल्स मृदा, जो शेखावटी व मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। जैविक तत्वों की कम मात्रा होती है।
शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मिट्टी है साथियों। देखो, शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी मतलब चूरू, झुंझुनू और सीकर, और मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा एरिडीसोल्स मृदा कहलाती है। शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मिट्टी है और जैविक तत्वों की मात्रा भी कैसी होती है, कम होती है। आगे बात करें साथियों पांचवें प्रकार का, तो पांचवें प्रकार का है इंसेप्टिसोल्स मृदा। कौन सी मृदा? इंसेप्टिसोल्स मृदा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। जैसे दक्षिण राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी है? लाल मृदा है साथियों, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेराइट मृदा भी कहा जाता है। हमने पढ़ा था ना इस चीज को। जबकि इसके जस्ट ऊपर जो जिले हैं उनमें कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है साथियों। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा है आपके कौन सी? इंसेप्टिसोल्स या लाल मृदा या लेटेराइट मृदा। तो ये 5 प्रकार का वर्गीकरण है साथियों, वैज्ञानिक या नवीन आधार पर किसके वर्गीकरण है? मृदा का। कौन सा? एंटीसोल्स मृदा पश्चिमी राजस्थान में सबसे प्रमुख प्रकार है मिट्टी का। दूसरा है अल्फीसोल्स, जो आपके जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है साथियों, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टी है। चंबल के आसपास का क्षेत्र ज्यादा इसमें आता है। वर्टिसोल्स मृदा है, काली मिट्टी जो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में इनमें दरारें पड़ जाती है। चौथा है एरिडीसोल्स, जो शेखावटी और मारवाड़ में है, शुष्क जलवायु में पाई जाती है और जैविक तत्वों की भी कम मात्रा इसमें होती है, कम उपजाऊ मिट्टी है ये। इंसेप्टिसोल्स जो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है और आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है। देखो, एक चीज मैंने आपको बताया था लवणीय या क्षारीय मिट्टी के बारे में, जिसको खारेपन वाली मिट्टी कहा जाता है, बंजर मिट्टी भी कहते हैं जिसको साथियों। लवणीय या क्षारीय मिट्टी को विशेष रूप से याद रख लेना, एग्जाम में मिट्टी में से प्रश्न यहाँ से बनने के बहुत ज्यादा चांसेज है। और यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है ये साथियों? जो आपके मुख्य रूप से सर्वाधिक सिंचाई जहां पर होती है या नहरों के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर, या खारे पानी की झीलें हैं उसके आसपास ये मिट्टी पाई जाती है और पूर्ण रूप से अनुपजाऊ है। और इसका दीर्घकालीन उपाय क्या है? जिप्सम है। जिप्सम को विशेष तौर पे याद रख लेना साथियों, जिप्सम को विशेष तौर पे याद रख लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है आपके मृदा अपरदन। कौन सा टॉपिक? मिट्टी का टॉपिक चल रहा है आपके। मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा का अपरदन मिट्टी के कटाव को कहते हैं साथियों। जिसको मिट्टी के कटाव को ही क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। चाहे वो कटाव आपके जल से हो सकता है, मतलब पानी से हो सकता है। कहीं पर बाढ़ आई साथियों तो उपजाऊ मिट्टी को बहाकर दूसरी जगह पे ले गई, और जहां उपजाऊ मिट्टी थी वो कैसी हो गई? अनुपजाऊ मिट्टी हो गई। मृदा अपरदन आपके हवा से भी हो सकता है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन हवाई से ही तो होता है साथियों। हवा चलती है, उपजाऊ मिट्टी को उड़ाकर दूसरी जगह पे ले जाती है, तो जहां उपजाऊ मिट्टी थी वहां बिल्कुल अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है साथियों। तो हवा और जल से मुख्य रूप से मृदा अपरदन होता है। इसको किसान की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि किसको किसान की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं? तो मृदा अपरदन को ही किसान की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है साथियों। रेंगती हुई मृत्यु क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए किसान को ये पता है कि मेरा खेत तो बहुत अच्छी फसल देता है, लेकिन वहां बाढ़ आ गई और उस मिट्टी को बहा करके ले गई, कटाव हो गए, उबड़ खाबड़ खेत हो गया, तो क्या वहां पर फसलें होएगी? आपका उत्तर है नहीं हो पाएगी। कहीं पर हवा तेज चली, मिट्टी को उड़ा करके दूसरी जैसे ये पश्चिमी राजस्थान में होता है, ये है ना मरुस्थलीय वाली, जो मोटे कणों वाली मिट्टी है ना, वो वाली साथियों। तो हवा उड़ा करके लग गई तो उस क्षेत्र को भी क्या हो गया? वहां पर वो चीज अनुपजाऊ हो गई। इसी वजह से रेंगती हुई मृत्यु मृदा अपरदन को कहा जाता है साथियों। मिट्टी का क्षय रोग भी मृदा अपरदन को कहते हैं। क्षय रोग को हिंदी में क्या कहते हैं? टीबी। अपन कहते हैं ना यार इसको तो टीबी होगी साथियों, ठीक है। टीबी होने पर आदमी बिल्कुल कंकाल की तरह परिवर्तित हो जाता है। उसका शरीर है बिल्कुल अस्वस्थ हो जाता है साथियों। उसमें शक्ति नहीं रहती है, खांसता रहता है। उसमें से यूं मान लीजिए एक तरह से सारी शक्तियां गायब हो जाती है। तो टीबी होने पर हमें ऐसा होता है। लेकिन मिट्टी में जब देखिए मृदा अपरदन हो जाता है तो उसको मिट्टी का क्षय रोग, मिट्टी की टीबी हो गई भाई, मिट्टी को क्या हो गई? टीबी हो गई, मिट्टी का क्षय रोग हो गया। ये भी किसको कहा जाता है? मृदा अपरदन को ही कहा जाता है।
राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु से होता है और इसके बाद जल अपरदन होता है। वायु से क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा है कि जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों? मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके रेतीली मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर हवाएं चलने के कारण मिट्टी सर्वाधिक एक मात्रा से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती रहती है, जिससे उस स्थान पर क्या हो जाता है? सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। भाई राजस्थान में रेगिस्तान बहुत अधिक मात्रा में, मरुस्थलीय मिट्टी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? मरुस्थलीय। और मरुस्थलीय मिट्टी हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसी वजह से वायु के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या राजस्थान में देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे जल से सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। प्रथम नंबर पे कौन सी है? हवा या वायु है और दूसरे नंबर पे कौन सी है साथियों? जल से सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या होती है। वायु से सर्वाधिक अपरदन जैसलमेर जिले में होता है, जबकि जल से सर्वाधिक अपरदन कोटा जिले में होता है साथियों। कौन से अपरदन की बात कर रहे हैं? मृदा अपरदन की। क्योंकि देखो जैसलमेर पूर्ण रूप से मरुस्थलीय जिला है, शुष्क जिला है पूर्ण रूप से, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हवाएं चलती है, क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है। इसी वजह से आपको ये याद रखना है भाई, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। तो सर्वाधिक वायु से मृदा अपरदन भी किस जिले में होता है? जैसलमेर में। नदियां कहाँ से होकर के? हाड़ौती में से ज्यादा होकर के गुजरती है, तो हाड़ौती में मुख्य जिला कौन सा है? कोटा जिला है साथियों। तो जल से सर्वाधिक कहाँ पर अपरदन होता है मिट्टी का? कोटा में होता है। चंबल नदी यहीं से तो निकल रही है साथियों मुख्य रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे अवनालिका अपरदन के बारे में। अभी तो हमने कौन सा अपरदन देखा? मृदा अपरदन। अब हम देखेंगे साथियों अवनालिका अपरदन। इसको कंदरा समस्या भी कहा जाता है। किसको? अवनालिका अपरदन को कंदरा समस्या भी कहा जाता है। अब बात समझना कि अवनालिका अपरदन क्या होता है, समझना बात को, ठीक है। भारी वर्षा के कारण जल द्वारा मिट्टी का कटाव, जिससे गहरी घाटी तथा नाले बन जाते हैं, क्या कहलाता है? अवनालिका अपरदन कहलाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके ये जो राजस्थान का मैप है, इसमें कोई नदी यहाँ पर गुजर रही है साथियों। अब उसमें भारी देखो तेज बहाव आया उसका, मतलब पानी ज्यादा गिर रहा है। अब भी पानी ज्यादा गिर रहा है, देखा होगा आपने इस बार कितना पानी गिरा साथियों। तो तेज बहाव आया, तो उसके तेज बहाव के कारण आसपास के क्षेत्र तक नदी फैल गई और तेज पानी बह रहा है। तो वहां पर क्या हो गई साथियों? नालियां बन गई बड़ी बड़ी। खेतों में क्या बन गई? बड़ी बड़ी नालियां बन गई साथियों। गहरी घाटियां बन जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? अवनालिका अपरदन कहा जाता है। मिट्टी से सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कौन सी नदी से होता है? चंबल नदी से होता है। सर्वाधिक जल अपरदन भी किस नदी कहां पर होता है? कोटा में। किस नदी से होता है? चंबल से होता है साथियों। और सर्वाधिक अवनालिका अपरदन भी चंबल नदी से ही होता है। चंबल नदी तो 6 जिलों से होकर कहाँ चली जाती है? यमुना में चली जाती है। पढ़ रखा है ना हमने चंबल नदी के बारे में, नदियों का टॉपिक, जिले वगैरह सब मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है साथियों। तो ये है आपके अवनालिका अपरदन। क्या कहा जाता है इसको? कंदरा की समस्या भी कहते हैं। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी से होता है। और क्या होता है अवनालिका अपरदन? इससे मिट्टी का कटाव होता है ज्यादा जल के कारण और गहरी घाटियां बन जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे है आपके सेम की समस्या। तो देखो नहरी क्षेत्रों में सेम की समस्या पाई जाती है। मैंने आपको जो लवणीय भूमि बताई थी साथियों, कौन सी भूमि बताई थी? लवणीय भूमि जो आपको मैंने बताई थी, उसी के कारण भी सेम की समस्या होती है। क्योंकि जहां से नहरें गुजर रही है तो उसके आसपास के जो खेत होते हैं उसमें कौन सी समस्या आ जाती है? सेम की समस्या आ जाती है। दलदली भूमि हो जाती है वहां पर। इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में सर्वाधिक है। ये देखिएगा, ये जो आपके इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है साथियों, इसमें सर्वाधिक सेम की समस्या है। इसके कारण इसके आसपास के जो खेत होते हैं उनमें कौन सी समस्या आ जाती है? सेम की समस्या। सेम की समस्या से प्रभावित जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ है। और साथियों ये विशेष रूप से याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न इस बार इस क्वेश्चन को कई बार पूछ लिया गया है कि सेम की समस्या से प्रभावित जिले कौन से हैं? तो गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जो जिला है साथियों, ये सर्वाधिक सेम की समस्या से
प्रभावित जिले हैं, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से, हनुमानगढ़ से, तो हनुमानगढ़ गंगानगर यहीं से तो आती है साथियों। तो इन दोनों ही जिलों में सर्वाधिक सेम की समस्या उत्पन्न होती है। विशेष रूप से आपको याद रखना है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला साथियों। और सेम की समस्या कहाँ पाई जाती है, नहरी क्षेत्रों के आसपास के जो खेत होते हैं, आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी समस्या पाई जाती है, सेम की समस्या। क्यों, क्योंकि वहां पर पानी बहता रहता है, बढ़ता रहता है, और भूमि कैसी हो जाती है, बिल्कुल दलदली, वहां कोई फसलें आप कर ही नहीं सकते हो। मतलब एक तरह से वो कौन सी भूमि हो जाती है, वो लवणीय भूमि हो जाती है साथियों। लवणीय भूमि या क्षारीय भूमि हमने जो पढ़ा था ना, इसके उपाय के लिए किसका प्रयोग मैंने बताया था, जिप्सम का। किसका बताया था, जिप्सम का। किसका, जिप्सम का प्रयोग मैंने आपको बताया था साथियों। अब हम देखेंगे मृदा के पीएच मान के बारे में। तो देखो मृदा 3 प्रकार की हम यहाँ पर सामने रख रहे हैं। कौन कौन सी, लवणीय या क्षारीय भूमि जिसकी जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है, अम्लीय भूमि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन, ना तो अम्लीय है न क्षारीय है, तो उसकी जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होता है साथियों, 7 होता है। मतलब नॉर्मली जो मिट्टी होती है इसका पीएच मान भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कितना होता है, 7 होता है साथियों। खारी है तो 7 से ज़्यादा, अम्लीय है तो 7 से कम, और नॉर्मल है तो उसका पीएच मान कितना रहेगा, 7 रहेगा। आगे बात करें, मुख्य चीजें भी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। देखिएगा कौन कौन सी, मृदा दिवस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मृदा वाला आपका टॉपिक है। तो मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है साथियों, मृदा दिवस मनाया जाता है। साथियों मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला सबसे पहले स्थापित की गई थी जोधपुर में। वो कब की गई थी, 1958 में। ये इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मिट्टी परीक्षण किससे संबंधित है, मृदा से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिट्टी परीक्षण की, भाई कौन सी भूमि किस फसल के लिए उपजाऊ है, किस भूमि में कौन सी कमी है। इसका प्रयोग साथियों किस में किया जाता है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है, जो सबसे पहले जोधपुर में यहाँ पर बनाई गई थी 1958 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी चली है साथियों, एक 19 फरवरी 2015 को, और मरु विकास कार्यक्रम मृदा के लिए चलाया गया है 1977-78 में। तो ये चीजें भी आपको विशेष रूप से याद रखनी है। क्या क्या, मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष को 5 दिसंबर, परीक्षण प्रयोगशाला मिट्टी की जोधपुर में 1958 में सबसे पहले, एक कार्ड बना मिट्टी के लिए 19 फरवरी 2015 को, और मरु विकास कार्यक्रम चला मिट्टी के लिए 1977-78 में साथियों। आगे हम बात करें तो मृदा संरक्षण के उपाय यहाँ पर हम देखेंगे कि हम मृदा को संरक्षण करने के लिए कौन कौन से उपायों को अपना सकते हैं। तो देखिएगा उपायों को, पहला है पशु चराई को नियंत्रित करना। कि यहाँ पर अगर हम मृदा को संरक्षित करना चाहते हैं तो एक नियंत्रित तरीके से पशुओं का चारण किया जाए साथियों, क्योंकि पशुओं का चारण अधिक मात्रा में करोगे तो ऊपर की जो घास है वो तो खत्म हो जाएगी, और जो पानी वगैरह आएगा, बरसाती पानी आएगा, नाले नदियां आएंगी, तो वो जो घास होती है साथियों ये मिट्टी को बहने नहीं देती है। लेकिन वो घास ही नहीं रहेगी ऊपर की, तो मिट्टी बड़ी आसानी से वो बह जाती है। इसकी वजह से अवनालिका अपर्दन होता है साथियों। तो इसी वजह से साथियों मृदा का अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन होता है। किस वजह से, पशुओं की अनियंत्रित चराई करने की वजह से। इसलिए हमें पशुओं की चराई नियंत्रित तरीके से करना चाहिए। अनियंत्रित कटाई को रोककर पौधारोपण करना चाहिए। देखो पौधारोपण के कारण जैसे मिट्टी में ये जो पेड़ों की जो जड़ें होती है, चाहे वो छोटे पेड़ हो या बड़े पेड़ हो, तो वो जड़ें भी मिट्टी को बांध करके रखती है। अगर हम अनियंत्रित कटाई करके रखेंगे तो जड़ें सूख जाएगी, जड़ें बांध करके मिट्टी को नहीं रखेगी, जिससे मिट्टी का अपरदन होगा। हमें क्या करना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए साथियों। पौधों की कटाई को रोक करके पौधारोपण करना चाहिए। फसल चक्र को अपनाना चाहिए, एक ही एक फसल नहीं बोना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी मृदा खराब हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे हम बार बार सोयाबीन ही सोयाबीन बो रहे हैं, सोयाबीन सोयाबीन बोई। जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, पहले
जो आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है हाड़ौती वाला, इसमें सोयाबीन की खेती बहुत अच्छी होती थी, लेकिन लोगों को ज़्यादा मुनाफा होने लगा तो लोग बाग सभी सोयाबीन की खेती करने लगे। और ऐसी स्थिति आ गई कि जहाँ 1 बीघा जो ज़मीन होती है साथियों, उसमें 5-5, 7-7 बोरी सोयाबीन निकलती थी, जो 1 बोरी पे आ गई साथियों। 1 क्विंटल, मात्र 1 क्विंटल सोयाबीन पे आ गई है वो 1 बीघे में। तो ऐसा किस लिए? क्योंकि वो उस फसल को बार बार बोने से उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो चुकी है साथियों उस फसल के लिए। तो इसीलिए फसल चक्र को हमें अपनाना चाहिए। फसल चक्र क्या होता है सभी जानते होंगे कि भाई अलग अलग फसल बोना। जैसे आपने मक्का बो दी तो अगले साल आप उस जगह पर सोयाबीन बो दो, सोयाबीन बो दी तो उस जगह पे आप मूंगफली बो दो। मतलब अलग अलग फसल चक्रण होना चाहिए, मेड़बंदी करना चाहिए, खेत के आसपास हमें मेड़बंदी करना चाहिए। इस प्रकार भी हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्दावली भी आती है साथियों। हकत बकत शब्द आता है मृदा में। इसका जो अर्थ होता है वो है सिंचाई व कृषि के लिए उपयुक्त भूमि जो होती है उसको राजस्थान में हकत बकत शब्द कहा जाता है। और लाल मिट्टी और मिश्रित लाल मिट्टी ये आपके राजस्थान के किस तरफ पाई जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान की तरफ। मैंने आपको बताया था ना, ये लाल मिट्टी लेटेराइट मृदा तो आपके पूर्ण रूप से दक्षिणी राजस्थान में, और लाल पीली मिट्टी या मिश्रित लाल मिट्टी आपके दक्षिण राजस्थान से थोड़ी सी ऊपर वहीं पर आपके पाई जाती है साथियों। तो ये आपके मिट्टी का टॉपिक था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं कुछ त्रुटि नजर आती है, हालांकि 4-5 किताबों का निचोड़ आपके सामने रखता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब सुबह आपके 10 बजे के आसपास वीडियो आने वाला है, सेकंड वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।